गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी आ। क्या सोच के लिखा था ये? इट्स अमेरिकन सिस्टम। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदियां। मोहब्बत हुई कभी? मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूं। ते आपको नहीं लगता आप एक बहुत डीप इंसान है? बुल्ले शाह ने कहा था कि लोकी तेनों काफर आखा तो आहो आहो आ कमाल कर दे बादशाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर नदीम अब्बास, उनसे मिलने हम उनकी रिहाइशगाह डिफेंस पहुंचे। आजकल का ज़माना तो सोशल मीडिया का है, आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों नहीं हैं? मुझे लगता है कि जिसको मेरी चाह होगी, जिसको मेरी जुस्तजू होगी, वो मुझसे खुद पूछ लेगा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरी कैसी लाइफ है। तो सोशल मीडिया पे ये छोटी छोटी चीज़ें डालना मुझे शायद मैं यूज़ टू नहीं हूँ, इसका मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपकी किसी चीज़ के हवाले से भी कोई चीज़ अपलोड नहीं होती। मेरा तारुफ, मेरा रिश्ता अपनी आवाम के साथ जो है वो म्यूज़िक का है, और मैं कभी अपने उस रिश्ते से मैंने गफलत नहीं की, और मैं उसकी अपडेट देते रहता हूँ, बजाय कि इसके मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये तो एक मेरी ज़ाती शायद चीज़ होगी। ऑडियंस को जो देना चाहिए वो मेरा म्यूज़िक है, और वो मैं वहाँ से अपनी अपडेट देता रहता हूँ। ऑडियंस ज़्यादा क्यूरियस होती है इस बारे में जानने के लिए कि जिस सेलिब्रिटी या स्टार को हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। शायद इस वजह से दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स एक्टिव किए हुए हैं। बस कई लोगों को ये होता है कि देखें, मैं एट द एंड ऑफ डे यही समझता हूँ कि जो सिंगर है, जो आर्टिस्ट है, उसकी जो पहचान है वो उसका म्यूज़िक है, उसका जो रिश्ता है ऑडियंस के साथ वो म्यूज़िक है। तो मेरा ख्याल है वही रिश्ता रखना चाहिए कि जिससे आपको लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अलावा मतलब बाकी बहुत सारी जो लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, काफ़ी जब आप शेयर करते हैं, कई चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं, कई चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं दिखानी चाहिए। कौन सा आपका सबसे फेवरेट गाना, अपना कौन सा सबसे फेवरेट है? मेरे बहुत सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि जो मुझे अच्छे नहीं लगते वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, और हम लोग पहले उसको फ़िल्टर करते हैं, पहले उसको खुद सुनते हैं कि यार ये गाना जो है ये इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो मैं नोटिस करता हूँ एज लिसनर, जब मैं गा लेता हूँ उस गाने को, तो वो मुझे ये लगता है कि इस गाने में कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है कि जिससे हमारी सोसाइटी पे कोई बुरा तासुर जाए, या कोई नेगेटिव चीज़ जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ या जो मुझसे कही जा रही हो अपनी रेटिंग और अपने मशहूर होने के चक्कर में, कि मैं कोई ऐसे लिरिक्स ना गा दूँ कि जो हमारे माशरे पे, जो हमारी सोसाइटी में जिनका इम्पैक्ट ठीक ना हो। तो मैं जब मेरा अपना कान उसकी गवाही देता है कि नहीं ये ठीक है, ये मेरी फैमिली भी सुन सकती है, ये मेरी भांजियाँ, मेरे भतीजे, मेरे छोटे, सब लोग बड़े सब सुन सकते हैं, तो देन हम पास ऑन करते हैं पब्लिक को। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी आ। क्या सोच के लिखा था? ये इट्स अमेरिकन सिस्टम, और ये बड़ा पुराना एक कानून है ज़िंदगी गुजारने का। आप तो जानती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा वो इस सिस्टम से वाकिफ़ हैं कि अमेरिकन सिस्टम ये होता है कि आप किसी पे बोझ नहीं बनते, और इसीलिए कहा था कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियां, कि अगर तेरे को तेल की गुंजाइश नहीं तो सिर्फ गड्डी ले आ, पेट्रोल मैं डलवा दूंगी, लेकिन हम चलेंगे इकट्ठे। ये गाना एक एग्जाम्पल के तौर पे यानी लेना चाहिए इसको। मैं तो हमेशा इसको यही एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन है, और आप ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जैसे भी हैं, आप कंट्रीब्यूट करिए और आसानी पैदा करिए अपने लिए भी, अपने लिए, कौम के लिए अपने लिए, अपने साथ रहने वालों के लिए, अपनी कौम के लिए। वैसे मुझे ये गाना सुनाए आप, गड्डी तू मंगा दे। मैंने इतना रिपीट पे ये वाला गाना सुना है, इतना रिपीट पे सुना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। समझ मुझे बहुत देर बाद आके इस गाने की लगी। हाँ, ये गाने समझ हमेशा बहुत देर बाद ही आती है इंसान को। अब आप हमारी ऑडियंस को गा के सुनाइए। बिल्कुल, मैं अपनी इस आवाम को, अपने इन चाहने वालों की वजह से ही मेरा वजूद भी है,
और मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। अगर मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले ये ना होते तो शायद मैं भी कहीं कोई इंटरव्यू कर रहा होता इस तरह। दैट्स नॉट गुड थिंग। अपनी ऑडियंस की नज़र करता हूँ, आप सबकी समातों की, आप सबको डेडिकेट करता हूँ मैं। गड्डी तू मंगा दे तेरे में पमदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां। तेनू प्यार हो गया मैनू सैयां कहंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां। जे मैं माहिए कोल रवां राजी रहिंदियां। अपने बचपन की कोई बात बताएं जो आपको आज तक याद हो। बहुत सारी बातें हैं और स्पेशली उसमें क्योंकि मेरा जितना बचपन है वो म्यूज़िक लर्निंग में ज़्यादा गुजरा, खान साहब के साथ, अपने वालिद अल्लाह तआला वाला खान साहब के साथ। तो वो बहुत सारी यादें वाबस्ता, हम पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाते थे और मेरा स्कूल भी चल रहा होता था और म्यूज़िक भी चल रहा होता था, शोज़ भी चल रहे होते थे। साथ साथ मैं उनके ग्रुप का मैं स्टार्टर सिंगर था, सबसे यंगर। हाँ सबसे। तो मैं वो गाता था और वो उसमें यानी एक उस्ताद भी और एक बाप भी और एक बहुत जो मेरा समझ लें कि जिसे मैं अपनी लाइफ का कीमती वक्त समझता हूँ और जो समझता हूँ कि जिसको आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो वही मेरा बचपन का वक्त है। शायद मैं उसमें खेला बहुत ज़्यादा नहीं और उसमें प्ले टाइम क्या होता है मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं स्कूल में होता था और फिर म्यूज़िक की क्लास में होता था। कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो, फनी हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं इसको एक आपसे एक ऐसा वाक़या शेयर कर देता हूँ कि जिससे कम से कम हमारी ऑडियंस को यानी थोड़ा सा वो इससे देखें भी, एनालिसिस भी करें और ये एक मैसेज भी है और एक वाक़या भी है कि मैंने एक दिन अपने उस्ताद जी खान साहब अफजल खान साहब से पूछा। मैंने उनसे कहा कि खान साहब कभी राग गाने से आग भी लगती है, कभी राग गाने से बारिश भी होती है। पहले हंसने लग गए, मुझे कहते यार तेरे सवाल बड़े निराले होंगे ने, तो बड़े मज़े के क्वेश्चन करता था। मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट था उनके लिहाज से। तब आप कितने साल के थे? मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, 10-12 साल। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या बारिश होती थी? वाकई ये सच्ची बात कि गाना गाने से बारिश होती है, गाना गाने से राग गाएं तो आग लग जाती है? तो मुझे उन्होंने कहा कि हाँ ये होता था, लेकिन ये तब होता था जब इस काम की रियाजत की जाती थी और सिर्फ मखलूक खुदा की भलाई के लिए गाया जाता था, पैसों के लिए नहीं गाया जाता। जो मुझे बताया गया मेरे उस्ताद की तरफ से भी और मेरे वालिद की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी, कि आप दुनिया का कोई भी काम करें लेकिन भलाई का पहलू हर काम में मौजूद होता है। आप यानी डोनेशन किसे कहते हैं, चैरिटी किसे कहते हैं, वो यही तो है कि जो आप इजाफी समझें वो आप चैरिटी करें। मुस्तहिक लोगों को सिर्फ पैसा नहीं दिया जाता, मुस्तहिक लोगों को आप गाना भी सुना सकते हैं, मुस्तहिक लोगों को आप स्माइल करके भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मुस्कुराने को सदका कहा गया है कि आप किसी को अगर मुस्कुरा के देख लें, अगर आप उससे मुस्कुरा के अच्छे अखलाक से बात कर लें तो ये भी एक सदका है। तो यानी खुदा ने हमारे दीन में कितनी आसानियाँ दी हुई हैं। अब हम कितना कमर्शियल हो गए हैं, हम एक एक चीज़ बेच रहे हैं इस वक्त। बट द थिंग इज़ कि आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनका जो टैलेंट है वो फॉलोअर्स से मेजर किया जाता है।
आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा इसमें डिफरेंट है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि इज़्ज़त ज़िल्लत जो है ना, ये अल्लाह के हाथ में, ये खुदा की देन होती है। फॉलोअर्स तब पैदा होते हैं जब रब चाहता है। अल्लाह कहता है कि मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता हूँ जब मैं राज़ी हो जाऊँ किसी पे। तो इसलिए ये जो फॉलोअर्स हैं, ये जितने हमारे चाहने वाले हैं, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं हमें चाहते जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होती है। हम तो मतलब म्यूज़िक तो थोड़ी दुनिया में गाना गाते हैं लोग। बिस्मिल्लाह करा मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने गाया, पुराना फोक था, मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने गाया, मेरे कई गीत जो काफ़ी लोग गाते हैं। तो लेकिन वो जो इज़्ज़त, वो जो प्यार जो मेरे नसीब में आया, क्या वो दूसरों के हिस्से में आया? चलें, आप बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। अभी आपके बचपन की तरफ ही चलते हैं। कितने बहन भाई थे? हम 5 बहन भाई हैं, 3 भाई और 2 बहनें। कौन सा नंबर था आपका? मैं सबसे लाडला, सबसे एंड पे। लाडले बच्चे तो स्पॉइल्ड किड होते हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा, मेरे बहन भाइयों ने भी मुझे मोहब्बत की, बल्कि मुझे इज्जत एहतराम दिया। वो सबसे ज़्यादा लड़ाई किसके साथ होती थी? मेरी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं। ऐसा तो नहीं है। बचपन में चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। जो मेरे से बड़े भाई हैं, वसीम भाई, वो यूके में होते हैं, तो उनसे मतलब मेरी नोक झोंक रहती थी। मतलब वो भी कोई इस हद तक नहीं, लेकिन वो जब हम बच्चे थे तो माँ पे हम लड़ते थे। ये मेरी माँ है। हाँ, मैं अम्मी, मैं सोता था अम्मी के पास, वो बहुत ज़्यादा अटैच था वालदा के साथ। तो वसीम भाई, क्योंकि उनका टाइम जा रहा था, मेरा आ रहा था, तो मैं वो मुझे बड़ी जेलसी फील होती थी कि ये क्यों मेरे होते हुए भी वसीम साहब क्यों अम्मी को हाथ लगा रहे हैं, क्यों ये उनसे बात कर रहे हैं, लेटा क्यों उनके पास। तो हमारी वो जो है ना, अम्मी लेटे, हम दोनों भाई लेफ़्ट राइट पे उनके साथ लेटे होते थे। कभी वो बाजू उधर फेंकता था, कभी मैं इधर फेंकता था। तो ये हमारा इतनी की लड़ाई होती थी हमारी, और वो भी अल्लाह की शुक्र है कि वो माँ की मोहब्बत में होती। तो माँ किसका साथ देती थी उस टाइम? दोनों का। अच्छा, जब मैं, और मुझे ज़रा ज़्यादा कवर मिल जाता था, मैं छोटा था, तो अम्मी ने मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा अगर बात हो जानी तो अम्मी वसीम भाई के कान में कुछ कहती थी, उसके बाद वो बाज आ जाते थे। वो कहती होंगी मैं तुम्हें बाद में पूरा कर दूंगी, साइड पे हो जाओ। पता नहीं वो क्या कहती थी। और पूछा बड़े हो के क्या कहती थी आप? मैं पूछूंगा, वैसे ये आपने मुझे याद कराया। अच्छी बात है, पूछिएगा। जिंदना में कर जाऊंगा लोग कहते छड़ माहे, कोई मैं छड़िया ते मर जाऊंगा। माड़ा ते माड़ा से यार जोए, कुछ भी होवे साडा प्यार जोए। क्यों मायेदा क्यों टोलेदा, गिला करा मैं तो लखवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। चंगे हो मन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। सारे तो बड़ा फनकार जोए, कुछ भी हुए साडा प्यार जोए। क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा, गिला करा मैं तो लखवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं? मैं, क्योंकि ये मेरा होम स्टूडियो है और मेरी जितनी रिकॉर्डिंग्स मेरे चाहने वाले सुनते हैं वो यहाँ से सुनते हैं, और मैं इस माइक पे इस सिस्टम में गाता हूँ और वो फिर पूरी दुनिया में पहुँचता है और लोगों की मोहब्बत मिलती है। जब तक दम में दम है, आवाज़ में दम है, तब तक अपने लोगों के लिए गाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आते रहेंगे, और मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो कोरोना के दिनों में, कोविड के जितना लॉकडाउन का टाइम था, उसमें हमने रिकॉर्ड करके जो रखा है, जो अपनी फीलिंग्स और अपने एहसास जो छुपा के रखे मैं आपसे,
वो इंशाल्लाह आप तक बहुत जल्द 1 by 1 पहुंचते रहेंगे। कोरोना से रिलेटेड भी कोई गाना आपने लिखा है और उसको रिकॉर्ड किया है? मैंने जब लॉकडाउन था उस दौरान मैंने एक गाना गाया था, बादशाह, और वो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था और उसको लोगों ने बहुत प्यार किया। कोई एक दो लाइन उसकी अगर सुना दे तो। मरण तो दे बादशाह, कमाल कर दे ओ बादशाह, मरण तो डर दे ओ बादशाह, कमाल कर दे ओ बादशाह, ला 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 ला, कमाल कर दे ओ बादशाह। तो मरने से नहीं डरना, हमें हमारा ईमान है बीइंग मुस्लिम कि जब मारेगा खुदा मारेगा, उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत आपको मार नहीं सकती। डरना नहीं है किसी से भी। मोहब्बत हुई कभी? मोहब्बत हर जिंदा इंसान को होती है और होनी चाहिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा और ऐसी ये एहसास का नाम है कि जिस इंसान को पता चलता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं इस दुनिया में रहता हूँ, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, और बड़ा खूबसूरत जज्बा है। क्यों नहीं होता? आपको हुई या नहीं? नहीं, मुझे हुई। जिससे मोहब्बत हुई उससे शादी हुई? ये नहीं हो सका। ये नहीं हो सका? ये हमेशा की तरह ये ऐसा नहीं हुआ। क्या कौन विलन था? इसमें नहीं, विलन कोई नहीं था ऐसा, लेकिन कोई इस तरह की चीज़ें थी फैमिली की तरफ से भी, और कि मुझे फिर उधर ही जाना पड़ा जहाँ मेरी फैमिली चाहती थी। फिर ज़िंदगी जहाँ ले जाती है फिर वहाँ जाना चाहिए। एक शेर भी था मेहदी साहब की गज़ल का कि एक खलिश को हासिल उम्र रवां रहने दिया, हमने उनको जान के ना मेहरबान रहने दिया, अपने अपने हौसले अपनी तलब की बात है, चुन लिया हमने उन्हें सारा जहां रहने दिया। तो ये लाइफ, क्योंकि इसका फिर मज़ा भी ऐसे ही है कि आप वो गुजारें जो आपके सामने आ रही है। आप वैसे बहुत डीप बातें करते हैं, आपको नहीं लगता आप एक बहुत डीप इंसान हैं? मुझे लगता है कि मैं, मतलब अगर डीप नहीं हुआ लाइफ में तो फिर ज़िंदगी क्या जिए। अगर आपने ज़िंदगी की खुशी को उस तरह से इंजॉय नहीं किया, डीप जैसे डीप इंजॉय करना चाहिए, तो फिर आपने क्या ज़िंदगी में खुशी बनाई। और अगर आपने दुख को भी डीपली इंजॉय ना किया, ये भी एक इंजॉय करने की चीज़ है, तो फिर आपने क्या दुख झेला। तो जब तक आप किसी चीज़ को महसूस नहीं करते, उसके अंदर डीप जाते नहीं हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे इल्म हो, चाहे गुफ्तगू हो, चाहे वो आपका आर्ट हो, चाहे वो आपकी शख्सियत हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे उनका एहसास हो, चाहे वो उस ताल्लुक़ की बात हो, जब तक आप उस ताल्लुक़ को डीप जाके महसूस नहीं करेंगे, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो, आपको ज़िंदगी का वो लुत्फ़ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर ऊपर से कोई ऐसी बात आई थी गुजर गई, वो यहाँ नहीं लगेगी। और जब तक यहाँ नहीं लगेगी तब तक ना आप कुछ बोल सकेंगे और ना लोगों पे असर होगा। और गाना तो स्पेशली है ही एहसास का नाम। म्यूज़िक तो इट्स ऑल अबाउट यानी आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच्ड है। तो जब तक आप महसूस नहीं करते आप उस ज़िंदगी के दुख और सुख को, जब तक आप पे वो यानी कभी तारी नहीं हुआ, आप क्या बताएंगे कि आप खुश हैं या आप गमगीन हैं। मोहब्बत शख्स से होती है या शख्सियत से? मेरा ख्याल है शख्सियत से। कैसे? क्योंकि शख्स जो है वो, हर शख्स एक अपनी शख्सियत रखता है और कुछ शख्सियात के साथ आपको इख्तिलाफ भी होता है। तो आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिससे इख्तिलाफ करते हो उससे आप मोहब्बत करते हो। शक्ल से मोहब्बत होती है या रूह से? अच्छी शक्लों वाले जो दिखते हैं वो लोग दिल के बहुत सख्त होते हैं। तो फिर जो दिल के नरम लोग होते हैं, उसकी यानी आँख छोटी भी हो और उसकी आँखें कलर्ड ना भी हों, तो फिर चलता है। फिर आप ये देखते हैं कि ये इसके दिल में मेरे लिए एहसास कितना है। फिर इंसान की लाइफ जो है ना, वो शक्ल से निकल के अपनी यानी केयर में आ जाती है कि मेरी कोई केयर कितनी करता है, कोई मुझसे मोहब्बत कितनी करता है। पहले आप ये देखते हैं कि मैं किससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है? मेरे ख्याल जो मेरा ओपिनियन है उसकी शख्सियत,
उसकी गुफ्तगू, आप उसकी शख्सियत को कैसे जानते हैं? अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी को देखा है, शख्सियत तो हम अब बात कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा शख्सियत क्या है। तो आप बात करें ना, फर्स्ट इम्प्रेशन। आप बात करें। वो अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है कि बात कर ए खूबसूरत शख्स को ही बात कर, और ये साबित कर तुझे कोई परेशानी नहीं। तो जब तक आप किसी से बात नहीं करते, आपको कैसे पता चलता है कि इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी सोच क्या है, क्या ये कोई वाइल्ड किस्म का आदमी है, क्या ये नरम दिल इंसान है, क्या ये कोई बहुत बुरा आदमी है, या अच्छे बुरे के सींग तो नहीं लगे होते सर पे कि जी जिसके सींग है वो बुरा होता है और जिसके नहीं होते वो अच्छा आदमी होता है। आप हमेशा अपनी गुफ्तगू, अपनी इंसान की जो ज़ुबान होती है वो सबसे बड़ा उसका तारुफ होता है। उससे वो जब बात करता है तो पता चल जाता है कि यानी ये काबिल इज़्ज़त है या काबिल रहम। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आर्टिस्ट के बारे में जो रूमर्स फैलते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैंने ज़िंदगी में मतलब मुझे बहुत कम इत्तेफाक हुए हैं कि मेरे बारे में बहुत सारी कोई बुरी या अच्छी बुरी खबरें निकलती हों। जो मेरा फैमिली कनेक्शन है, जो मेरे रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, घर के अंदर के मामलात, बाहर के मामलात, मेरे दोस्त, जो बहुत कम है, लेकिन ये वो लोग हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई जितने मर्ज़ी कोई उड़ाता रहे, कोई ख़बरें, कोई जितना मर्ज़ी करता रहे, वो मेरी शख्सियत से वाकिफ़ है, मेरे दिल से वाकिफ़ है, वो मुझे जानते हैं। तो जिनका जानना ज़रूरी है और यानी जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और दुआ गो हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से ये घबराने की ज़रूरत नहीं होती। रूमर्स मैटर नहीं करते। रूमर्स मैटर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ इतनी है। सूफीज़्म, आपकी एज कितनी है? ये वैसे मैं आपको ना, मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूँ। आपको भी प्रॉब्लम है? अमूमन तो लड़कियों को आप वैसे प्रॉब्लम मुझसे होती है। छोटी हैं काफ़ी। वो तो मुझे पता है, लेकिन आप वैसे बताएं, इतनी सूफीज़्म मैं फिर जज करना चाहती हूँ, सोचना चाहती हूँ कि मतलब इतनी सूफीज़्म इस एज में कैसे? देखिए, या तो ये इंसान का दिल टूटा होता है तो वो सूफी बन जाता है, या तो हालात की वजह से वो सूफी बन जाता है। इतनी सूफीज़्म किस लिए? देखिए, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम मोहब्बत के लोग हैं, हम इश्क के मारे हुए लोग हैं, और इश्क के मारे हुए लोग ये समझते हैं मोस्टली, इश्क मजाजी के मारे हुए। और कौन सा इश्क होता है? इश्क हकीकी भी तो होता है और ना, तो जो अल्लाह से होता है। इश्क मजाजी तो आपको अपने महबूब से होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यानी खुदा का इश्क जो है ना, वो तो हमारा नसीब है ना, और यानी वो तो हमारी खुशकिस्मती अगर हो जाए उससे। और इश्क मजाजी जो है वो तो उसकी पहली सीढ़ी है। जब तक आप उस प्रोसेस में से बाहर नहीं निकलते, आप हकीकी की तरफ कैसे जा सकते हैं? अगर आपको दुनिया अपनी तरफ उलझाए रखे, अगर आप दुनिया आपको ऑक्यूपाई किए रखे, तो आप तो उस हिसार में से निकलेंगे नहीं। आपको हकीकी का कैसे पता चलेगा? आप कभी मैट्रिक किए बगैर, कभी इंटर किए बगैर आप मास्टर्स कर सकते हैं? नहीं। ये एक प्रोसेस है, आपको गुजर के आना है, दुनिया को भी देखना है ना। जब तक दुनिया से आपका दिल मतलब बिल्कुल भाग जाए आप दुनियादारी से, और फिर जो आपकी लॉ लगती है वो फिर हमेशा के लिए होती है। आपका अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशन है? मैं टाइम कम मिलता है, बहुत कम वक्त होता है, मसरूफियात होती हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये भी मैं आपको ये अगले इंटरव्यू में बता क्रिकेट टीम तक तो नहीं है? नहीं, तो फिर बता बिल्कुल, ये नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड अभी कुछ रहने देना, ताकि दोबारा भी आपका इंटरव्यू करना है तो लोगों को जरा वो ध्यान रहे। खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कौन सी आपकी मोस्ट ऑफ द फेवरेट डिश है? मुझे घर की चीजें हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं। घर की कोई एक चीज तो होती है कि हाँ, बस अगर मेरा पेट भरा भी होगा, मैं ये फिर भी मिलेगा मुझे, मैं खा लूंगा। मेरे घर में क्योंकि खाना यानी अल्हम्दुलिल्लाह की मेरी मर्ज़ी का बनता है, और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से मैं रोज़ अपनी मर्ज़ी का खाता हूँ, लेकिन बहुत सिग्नेचर कम थोड़ी सी डिशेज हैं। आलू गोश्त मुझे बहुत पसंद है। जो डिमांड क्या बनवाते हैं कि ये खाना है? देसी चिकन का शोरबा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शामियाँ जो वो होती हैं, शामी कबाब, हाँ। वो मैं कहता हूँ कि वो घर से दाल चिकन के कि वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। वो यानी किसी भी वक्त दिल करे, आई लव देम। और क्या है, चावल यानी पुलाव जो है
वो हमारा ट्रेडिशनल मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंजाबियों का तो वाकई हाँ। पुलाव कुछ नहीं है, चलो पुलाव बना हाँ, लो। और यखनी वाला स्पेशली, और फिर उसके बाद फिर माँ के हाथ का जो बनाओ वो, और फिर मेरी मिसेस बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनके हाथ का भी वो जो भी बनाती हैं अच्छा लगता है खाने को। मिसेस के साथ कंपैटिबिलिटी किस तरह की है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, और यानी वैसी है कि जैसी होनी चाहिए थी और जैसी होनी चाहिए। आप क्या टिप देना चाहते हैं एक शादीशुदा लाइफ में कि ये चीज़ें होनी चाहिए और अगर ये चीज़ें नहीं है तो उसको ख़त्म कर देना बेहतर है या उसको कंटिन्यू करना है? क्योंकि दो लोग इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं रादर देन दोनों साथ मिलके झगड़ें, लड़ाई करें या घर का माहौल ख़राब करें। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि दो लोगों को इकट्ठे मिलके जिस तरह चल रहा है उसी तरह ही कंटिन्यू करना चाहिए या सेपरेट हो जाना चाहिए? अपनी इंडिविजुअलिटी पे अपने बच्चों को की तरबियत पे ध्यान देना चाहिए और उनके सामने एज अ रोल मॉडल आना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें ओपिनियन ये है या मैं ये समझता हूँ कि जब दो लोग साथ रह रहे हैं, आप रूममेट्स हैं, आप इकट्ठे रह रहे हैं, और अगर आपके मिजाज मिलते हो तो कितना अच्छा वक्त गुजरता है। आपको लगता है, आपका दिल ही नहीं करता उस कमरे से बाहर जाने को। जो आपका रूममेट अगर आपका दोस्त है या आपका उसके साथ कंफर्ट लेवल, फिर वही बात है कि कंफर्ट लेवल, आप जहाँ कंफर्टेबल हैं आप वहाँ रहें, और आप जहाँ पे अनकंफर्टेबल हैं, चाहे वो सोने का पलंग हो, चाहे वो हीरों का घर हो, आप वहाँ कंफर्ट, सोने के पिंजरे में कभी परिंदे के लिए वो पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का हो या लोहे का हो। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी यानी हद में रहते हुए आप उसमें से एक खुशी के एलिमेंट्स ढूंढें। चले कोई एक अपनी अपनी ऐसी बात जो ऑडियंस को आज दिन तक नहीं पता, मेरी नीयत ऐसी है, या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे आप कोई गेमिंग फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, कोई गेमिंग अच्छी लगती है? मैं बैडमिंटन खेलता था स्कूल टाइम में और डिस्ट्रिक्ट तक खेलता भी रहा, लेकिन फिर मैं यानी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया तो मैं वो छोड़ दी। बाकी गेमिंग में मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ। मैंने जो वक्त खेल कूद में गुजारना था, मुझे वो रियाज करवाया गया, मेरी म्यूज़िक की एजुकेशन करवाई गई, और मैं आई एम हैप्पी विद दैट। बुल्ले शाह ने कहा था कि लोकी तेनू काफर आखन तो आहो आहो आख, जो आपको जैसा समझता है उसे वेलकम करें।